हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स। ठीक है, 11th फिजिक्स में दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर बाद में पढ़ लेंगे, कोई इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो मात्रक एवं मापन। ठीक है, अब देखो क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ना है अपने को फिजिक्स। देखो, फिजिक्स जो है 50% फिजिक्स में मैथ्स है, ये ध्यान रखना। तो बायो वालों के लिए थोड़ा सा फिजिक्स रहता है कठिन। ठीक है, कुछ टीचर हैं, अपने आप को टीचर कहते हैं, रेक्टाफिकेशन पे चलते हैं। जब तक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा तब तक आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर 10वीं की तरह प्यारी प्यारी परिभाषाएं मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको लगेगा यार सर तू मजा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पेपर में एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं। वो एक अंधेरी दुनिया में जहाँ आपको सिर्फ मजा आ रहा होगा, बाकी बच्चे जो इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं वो यही फील कर रहे हैं। उनको क्या रहा है, आसान है, ये यही आता है। पेपर में जब नंबर आता है तो शून्य बट्टा सन्नाटा हो जाता है। ऐसा अपने को नहीं होना है। बात आ रही समझ में? अपने को घुसना है कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो जिम है ना, जिम जिम में जब कोई जाता है बॉडी बॉडी बनाता है तो क्या करता है, डंबल्स उठाता है। और हर हफ्ते वो डंबल्स की क्वांटिटी क्या करता है, बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, तभी बॉडी बनती है। तो उसके शरीर पर दर्द भी होता है। अरे वो 10 किलो उठा सकता है और वो 1 साल तक 10 किलो उठाता रहेगा, तो उसकी बॉडी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। वो 10 उठाएगा, अगले हफ्ते 11 करेगा, अगले हफ्ते 12 करेगा, वजन बढ़ाएगा, शरीर में जोर लगाएगा, तभी क्या होगा, धीरे धीरे उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे। रोज शरीर दर्द करेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? यही चीज है। यहाँ जब आप पढ़ोगे, जब असली चीज आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग दर्द करेगा, आपको नींद आएगी। बात आ रही समझ में? दिमाग में लगेगा जोर आ रहा है, मतलब आपने कुछ पढ़ा है। और टाइम बाद में 10वीं जैसा ही पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली मात्रक की, मापन की, और इजी इजी पढ़ लिया, आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया है, 10वीं जैसा है, तो वो आपके कोई काम का नहीं है, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। सीधी सी बात। चीज आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, ये फर्क है एक अच्छे टीचर में और एक एवरेज टीचर में, ये आप ध्यान रखना। तो अपने को क्या पढ़ना है, एक अच्छे लेवल से पढ़ना। अपन अच्छे स्टूडेंट है भाई, अपने को तैयारी करनी कंपटीशन के लिए। सारे बच्चे साइंस लेते हैं कंपटीशन के पॉइंट से, लेकिन जब 11वीं 12वीं भाई नॉर्मल से टीचर से मतलब नॉर्मल से तरीके से पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि 12th तक आते आते वो सोचते हैं कि 12th में पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन तो दूर की बात है, उनका टारगेट बन जाता है। पर 11th में जब भी कोई साइंस लेता है उसका टारगेट क्या होता है, या तो मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। लेकिन जब 12th आती है, बोर्ड एग्जाम आता है, तब वो सोचता है कि यार 12वीं में पास हो जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रोज सुबह नारियल फूटता है मंदिर के आगे, रीजन के भगवान पास करा देना। बात दर्शन में वो IIT वाईआईटी दूर की बात है, वो तो सब भूल जाता है वो। तो वही चीज है, अपने को चलना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्लियर? और जो जागा जो समझा, रिजल्ट आपको पता ही है, रिजल्ट आते हैं तो किसी लिए आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मात्रक एवं मापन सेकंड चैप्टर से। तो देखो मात्रक क से क्या होता है, करने वाला। क्या? करने वाला। ठीक है, क्लियर? तो क्या करने वाला, माप करने वाला। मात्रक क्या है, जो माप करता है, मात्रक हो गया। बात है में किलो, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया, द्रव्यमान का माप करता है। परिभाषा साधारण शब्दों में अपने को समझनी है, कोई दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। मात्रक क से करने वाला, क्या करने वाला, मात्रा मतलब मात्रा मापने वाला या माप करने वाला। बात अर्जुन में क्लियर? तो अपन कह सकते हैं माप करने वाला या मात्रा मापने वाला, कह सकते हैं। क्लियर? क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है साधारण शब्दों में। कोई नहीं पूछेगा अपने से कि मात्रक किसे कहते हैं, ये 10वीं है नहीं। ठीक है, अब कोई नहीं पूछेगा। मापन, मापन क्या है, एक विधि है। मापन क्या है, एक विधि है। मापन विधि है, मापने की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, तो मापन एक तरीका है, एक प्रोसेस है। बात आ रही समझ में, कि चीजों को कैसे मापते हैं। क्लियर? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? तो टॉपिक अगर देखें तो क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहले क्या भूमिका है, वो ये रही, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दूसरा टॉपिक लंबाई का मापन। तीसरा द्रव्यमान का मापन। चौथा समय का मापन। पांचवा। ठीक है, लंबाई मतलब L, द्रव्यमान मतलब M, समय मतलब T। क्लियर? ये अपने आगे काम आएगा MLT में। यहाँ तक ठीक है? चलो, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में क्या त्रुटि। अगला टॉपिक क्या पढ़ना अपने को, त्रुटि। अरे पढ़ना क्या क्या वो तो पता होना चाहिए ना चैप्टर शुरू होने से पहले। त्रुटि। अगला एक टॉपिक आएगा सार्थक अंक। क्या आएगा, किसी से पढ़ लेना, दुनिया में किसी से पढ़ लेना, मेरे से पढ़ लेना, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी सार्थक अंक
तैयार हो जाएगा, और इतना बढ़िया तैयार होगा कि आईआईटी तक का सवाल आप इससे कवर कर पाओगे। ठीक है, किसी से पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना और मेरा मेथड देख लेना। भौतिक राशियों की क्या विमा है, अगला टॉपिक क्या आया भाई, विमा है, विमा है। ठीक है, विमीय सूत्र, विमाओं में विमीय सूत्र, विमीय समीकरण है, विमीय इसके अनुप्रयोग, और ये सारांश, अभ्यास और अतिरिक्त अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में सवाल होते हैं इजी, अतिरिक्त अभ्यास में होते हैं टफ। बात आ रही समझ में? तो ये हर किसी के लेवल के नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बात आ रही समझ में? जिसको लगता है और कठिन जानना है तो चले जाए, इसमें ऑलमोस्ट आईआईटी से रिलेटेड सवाल होते। क्लियर? बात आ रही समझ में? ये अपना प्रोसीजर रहेगा। क्लियर? अब भाई इंपॉर्टेंट क्या है देखें तो, देखो सबसे पहले देखो टॉपिक लिख रहा हूं मैं विमा, दूसरा लिख रहा हूं मैं त्रुटि, ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं सार्थक अंक। ठीक है, इस चैप्टर का 50% इंपॉर्टेंट कौन है, विमा। भी बता दूं ना कितना क्या इंपॉर्टेंट है, तो 50% इंपॉर्टेंट क्या है भाई, विमा है। त्रुटि मान लो 30%, सार्थक अंक 10%, और अन्य जो भी रामायण है वो सारी की सारी कितनी है, 10%। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सा हिसाब है कंपटीशन में, मतलब आपने बीमा और त्रुटि कर ली, 80% चैप्टर हो गया भैया आपका। ठीक है, सार्थक अंक 10% और बाकी सारा जो है 10% मान लो। क्लियर भैया तक हिसाब किताब क्लियर? पूरा टॉपिक देख लिया अपन ने। शुरू करते हैं, क्या है, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मात्रक से इस राशि की तुलना करता है। यह संदर्भ मानक क्या कहलाता है, मात्रक, मतलब किसी से तुलना करता है। जैसे मान के चलो इसका वजन कितना है मुझे क्या पता, ठीक है, तो मैं इंडिया में इसको जाऊंगा तुलवाने, तो लोग क्या करेंगे, ग्राम के भार से इसको तोलेंगे, 200-250 ग्राम इसका वजन होगा है? मैं अगर मान के चलो ब्रिटेन चला जाऊं तो वहाँ पौंड चलता है मान लो, तो वहाँ इसका वजन किस में आएगा, पौंड में आएगा। पौंड अगर ये 250 ग्राम यहाँ आ रहा है तो पौंड में लगभग ये आ जाएगा, लगभग 500 पौंड मान लो, लगभग 500 पौंड आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर? तो अलग अलग देशों में तुलना करना, बात आ रही कि नहीं अर्जुन में? अपन एक रुपये की डॉलर से तुलना करते हैं, एक रुपये की यूरो से तुलना करते हैं, है ना? एक डॉलर में 70 रुपए होते हैं लगभग मान लो, एक यूरो में लगभग 100 रुपए, 120 रुपए जो भी होते हैं। बात आ रही है तुलना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की क्या करता है, तुलना करता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या अंकित लिखकर व्यक्त किया जाता है, आपको पता है कैसे? मैंने कहा भाई शक्कर, क्या कहा, शक्कर 5 किलो, कितनी किलो, तो क्या है ये मात्रक है, इसके आगे क्या है, आंकिक मान। तो आंकिक मान के पीछे क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, मात्रक। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आंकिक मान के बाद में मात्रक लिखते हैं तब वो पूरा एग्जैक्ट होता है। अब मैं कहूँ भाई मान के चलो मीटर कपड़ा देना, चलो अपन ये पता है कि मीटर में अगर नॉर्मली अगर मीटर बोलते तो बाय डिफॉल्ट वो 1 मीटर होता है। ठीक है, अपन उसको कहे रिक्त स्थान मीटर कपड़ा देना, तो समझेगा नहीं कि कितना भाई, संख्या तो बोल, सही बात है। क्लियर? हर एक चीज का एक मात्रक है। जैसे अपन ये कह सकते हैं 5 मीटर शक्कर दे, कह सकते हैं क्या, 5 मीटर शक्कर कैसे देगा भाई, बात आ रही समझ में? तो हर एक की विशेषता है, वो उसी के आगे सेट बैठता है। ठीक, तो लिख कर किया जाता है, यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर क्या होती है, संबंधित होती है। बहुत सारी राशियां, लेकिन अपने को कैसी चाहिए भाई, सीमित मात्रक चाहिए। कैसे चाहिए भाई, सीमित मात्रक। अरे भौतिक राशियां इस दुनिया में हजारों हैं, तो हजारों की मात्रक तो संभव नहीं है, तो क्या है, सीमित। जैसे मान के चलो कि अपन ने बल का मात्रक निकाला, तो बल का मात्रक अपन क्या द्रव्यमान लंबाई इनमें भी निकाल सकते हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बल का मात्रक इनमें भी निकाल सकते हैं। अभी आप देखोगे कि भाई किलोग्राम इंटू मीटर किसी का मात्रक होता है, किलोग्राम बट्टा समय किसी और का मात्रक होता है। बात आ रही समझ में?
तो उसने कहा कि बहुत सारी भौतिक राशि है, लेकिन उसमें अपने को सबके मात्रक नहीं चाहिए, अपने को कुछ एक के मात्रक चाहिए, और उसी से रिलेट करके अपन बाकियों की भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मात्रकों की कैसे संख्या चाहिए अपने को? सीमित। देखो, और एक चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, एनसीईआरटी ऐसी चीज है जो कंपटीशन के लिए, भाई एलएन कोचिंग तक कहता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, बात आ रही समझ में? तो अल्टीमेटली जो भी कंपटीशन में आना है इसी से आना है। पर टीचर क्या करते हैं, इसको अब देखो, ये किताब से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, नोट से नोट से पढ़ा देंगे जितना उनको आता है। इस किताब के अंदर की एक एक लाइन अगर आपने अच्छे से कर ली, मैं गारंटी देता हूँ कंपटीशन में सब सवाल लगभग 70 to 80% यहीं से आते हैं, और 80% अगर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। कंपटीशन की तैयारी करनी है तो भी आप देख लो, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पूरी करनी है, इसके क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी इसके क्वेश्चन पूरे, और आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, बस इतना आप कर देते हो। लास्ट 10 साल के इतना आप कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम लेने वाला क्या सोच के पेपर लेता है। बात आ रही समझ में? अब मैं आपका एक बार टेस्ट ले लूँ, मैं आपका टेस्ट ले लूँ कठिन, तो आपको अगली बार समझ में आ जाएगा कि नवीन सर तो क्या करते हैं, कठिन टेस्ट लेते हैं, मतलब कठिन कठिन पढ़ के जाना है, सीधी सी बात है। एक दूसरे टीचर है वो आसान टेस्ट लेते हैं, तो आपको पता है कि यार ये सर तो हल्का टेस्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो टीचर की मेंटेलिटी किससे पता चलेगी? पिछले सालों के पेपर से, जो उन्होंने पेपर बनाए हैं उनकी मेंटेलिटी वहां से पता चलेगी। तो चलो, ये राशियां एक दूसरे से परस्पर क्या होती है, संबंधित होती है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को क्या करते हैं, ये परिभाषा, मूल मात्रकों या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक, इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार द्वारा व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन कह सकते हैं मूल मात्रकों के अलावा अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। परिभाषा बन गई दो, तो अपन क्या कैसे करेंगे बता देता हूं मैं आपको। अब चलो लिखो, लिखो हेडिंग डालो, लिखो मात्रक, हेडिंग डालो। भौतिक राशियों के भौतिक राशियों के या भौतिक राशियों का माप करने वालों को भौतिक राशियों के माप करने वालों को मात्रक कहते हैं, साधारण परिभाषा। ऐसे कोई पूछेगा नहीं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, पहला डालो मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। लिखा? अब डालो यहाँ से हेडिंग डालो, मूल मात्रक वापस, फिर परिभाषा लिखो, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। वापस डालो मूल मात्रक, पहला क्या लिखोगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लिखो इसके आगे, जैसे, लिखो जैसे लंबाई का मात्रक किलोग्राम, ऐसे लिखो, लंबाई नहीं, किसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर।
और तीसरा समय का मात्रक सेकंड। ये तीनों लिख दो। लिखा? अगला डालो, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, मैं बोलूं वैसे लिखना, ठीक है? अब लिखना है अपने को मूल भौतिक राशियों, लिखो मूल राशियों के अतिरिक्त, मूल राशियों या मूल भौतिक राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के अतिरिक्त या हाँ अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन से, मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, इस प्रकार प्राप्त व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे बल का मात्रक न्यूटन, या जैसे बल का मात्रक न्यूटन, और उसके पीछे भी अपन लिखेंगे, रुकना। बल का मात्रक न्यूटन, या ये लिखना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? दूसरा क्या लिखेंगे? दाब लिख ले, दाब। दूसरा लिखो दाब का मात्रक, लिखो पास्कल या केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि मीटर स्क्वायर से भाग जाएगा। जब मीटर स्क्वायर से भाग जाएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो मीटर बट्टे में आएगा ना। अरे क्लियर है कि नहीं है? लिखो, बल और दाब दो लिख दो बस। दाब का मात्रक पास्कल या किलोग्राम बट्टा मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? क्लियर भाई? रटना नहीं है कुछ भी, निकाल सकते हो आप, निकाल लेंगे। ठीक है? क्लियर? अब अगला है मात्रकों की प्रणाली। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मात्रकों की प्रणाली। पूरा नोट्स अपन एनसीईआरटी से लिखेंगे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो किताब में वही पढ़ेंगे बस। ठीक है? प्रणाली लिखो, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। ये लिख लो, ये एज इट इज, ये एक परिभाषा और हो गई। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को, के मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। ठीक है? इससे अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सब किताब से पढ़ रहे हैं, और अपन ने देखो इसके अंदर जितना काम का था सारा मैटर निकाल लिया। अब बढ़ते अपन आगे। ठीक है? हटा दो। अब है मात्रकों की कौन सी प्रणाली? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है? देखो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कैसे आई। देखो, आपको पता है, आपने 10वीं तक पढ़े हो, तो आपको पता है कि यार क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ। वैश्वीकरण हुआ तो क्या हुआ, पहले भारत अपने मात्रक यूज करता था, अमेरिका अपने यूज करता था,
इंग्लैंड अपने करता था, अफगानिस्तान अपने करता, सब अपने अपने करते थे, काम चल रहा था। लेकिन जब अब वैश्वीकरण आया, मतलब भारत ने अपनी चीज़ें बाहर भेजना शुरू किया, बाहर से भारत कोई चीज़ लाने लगा, आयात निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ, समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि एक लेवल पे आने की जरूरत है। क्या है? एक लेवल पे आने की। अब भारत ने कहा कि भाई 50,000 किलो मान के चलो चाय भेज दो, बाहर से मंगा ली, मान लो जैसे भारत चाय मंगाता नहीं है, कुछ भी मंगा ले, मान लो चाइना से कपास मंगा लिया अच्छी क्वालिटी का, तो मान के चलो 50,000 किलो कपास, तो चाइना ने मान के चलो पौंड के हिसाब से भेज दिया, 50,000 पौंड भेज दिए, तो क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। वही अपने को जो चाहिए वही वो समझे, पर उसके तो पौंड ही चलता है। तो क्या हुआ, वैश्विक स्तर पे आने के लिए क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, माप तोल समिति है, ठीक है, एक समिति है, अब वही डिसाइड करती है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड होगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे स्टैंडर्ड की क्या करी, एक एक परिभाषा बना ली। जैसे किलो को स्टैंडर्ड बना दिया, वाटर से में एक मीटर को स्टैंडर्ड बना दिया, समय में सेकंड को स्टैंडर्ड बना दिया। क्लियर? ऐसे तो पढ़ते हैं क्या है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखो मैं इधर शॉर्ट में बताता हूँ, फिर ये पढ़ेंगे। मात्रक पद्धतियाँ मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, सुनते जाना, ठीक है। 3 तरह की है। पहला CGS मात्रक पद्धति, ठीक है, क्लियर। दूसरी है MKS मात्रक पद्धति, ठीक है। तीसरा है FPS मात्रक पद्धति। क्लियर भाई? 3 मात्रक पद्धतियाँ। तो आप लिख सकते हो मात्रक पद्धतियाँ या मात्रक पद्धतियों के प्रकार, फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सुनते जाना, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे। इसमें सेंटीमीटर है, C से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर लंबाई, इसमें लंबाई, द्रव्यमान व तीसरा क्या हो जाएगा, समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड में मापा जाता है। ठीक है भाई, परिभाषा बन गई? अरे क्लियर है कि नहीं है? इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः किसमें नापा जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। ठीक है भाई, अब आ जाओ इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। सेम, इसमें क्रमशः, यहाँ तक तो यही रहेगा, फिर क्या आएगा, क्या करेंगे बताओ, मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम, वह समय को किसमें, सेकंड में मापा जाता है। ठीक है भाई, बना लोगे। तीसरा सेम यही चीज, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, फुट, फुट कॉमा पाउंड कॉमा वह सेकंड, है ना, क्रमशः वह सेकंड में मापा जाता है। ठीक है भाई, ये 3 हो गई, समझ में आया? एफ से फुट, पाउंड सेकंड, क्लियर। पाउंड लगभग मैं बता दूं कितना होता है, लगभग 440 ग्राम होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक पाउंड, एक पाउंड कितना होता है, पर अपने को जरूरत नहीं है। अब बोलो फुट कितना होता है, आप बताओ, अपन कहते हैं फुट, फुट कितना होता है, आपने इसके यूज किया होगा ना। बारह इंच होते हैं, आपने आधा फुट यूज किया है, जनरली बैग में होता है वो, आपकी ज्योमेट्री में आता है आधा फुट होता है, उसका डबल कर लो, उसमें 6 इंच होते हैं, फुट में क्या हो जाएंगे, 12 इंच हो जाएंगे। तो बस आपको कभी भी है ना, रटना कुछ भी नहीं है। देखो स्टैंडर्ड जो वो चीज़ होती है जो अपन ने देखी होती है वो हमेशा याद रहती है। तो आपने स्केल देखी है, तो आपको एक स्केल देखी है, तो आप कह दिया भाई 1 फुट जो होता है, 1 फुट जो है आपने कह दिया भाई 12 इंच होता है लगभग सर। और सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, लगभग 30। एक में कितने होते हैं, 15 इंच होते हैं, 15 सेंटीमीटर होते हैं 6 के सामने, तो कितने मान लेंगे, 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये चीज़ आपको याद हो गई। अब आपको कोई कुछ भी पूछे, आपको पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो आप निकाल लोगे। अरे आपको याद हो गया 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आपको पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, आप बता सकते हो। आप क्या करोगे, ये 30 को बट्टा कर दोगे, 12/30। आपको पूछे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, 30/12। अरे करोगे कि नहीं करोगे? मतलब अब अपने को सॉल्व नहीं करना है ना, अपने को रटना है ना याद करना है, अपने को ये याद होना चाहिए बस। और थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन वहाँ करेंगे जहाँ जरूरत है, तो अपना सही आएगा, नहीं तो अपन क्या करेंगे, भूल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्केल यार अपने देखिए बचपन से स्केल देखते हैं, तो वो तो याद ही रहेगी ना। तो अपने को पता है कि यार क्या होता है, आधी स्केल होती है, मतलब वो आधा फिट होता है,
6 इंच होते हैं और 15 सेंटीमीटर होते हैं, इतना तो यूज़ किया ही अपने पास। तो 1 फुट 12 इंच और 30 सेंटीमीटर हो गया। अब जो भी गणना लगानी है लगभग अपन लगा लेंगे, लगभग आएगा पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। चलो अब बात करते हैं एमकेएस। तो सारे देश अलग अलग यूज कर रहे थे, कुछ देश ये यूज कर रहे थे, कुछ देश ये यूज कर रहे थे, कुछ देश ये कर रहे थे। बात आ रही समझ में? तो आपको पता है अपने देखो बड़ी समस्या होती है, जयपुर जाओ तो जमीन जो होती है गज में आती है, कहीं जाओ तो एकड़ में कहते हैं, कहीं पे अपने यहाँ तो स्क्वायर फीट में आती है, कहीं बीघा में बात करते हैं। हर एक राज्य में बीघा का मान अलग है। बात आ रही समझ में? मतलब कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि यार देखो यहाँ का राजा था तो उसने अपनी प्रचलन चलाया, उसको जो ठीक लगा उसने चलाया। अब मान के चलो साउथ में बड़े बड़े बांस होते थे, तो बांस को उन्होंने पैमाना मान लिया, अपने यहाँ बांस होते नहीं है, अपने झाड़ियाँ होती है। बात है समझे? तो अपने यहाँ झाड़ियाँ होती है तो अपने रस्सियों से नापना शुरू किया, अलग अलग मेथड। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको ग्लोबलाइजेशन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ, इस एमकेएस मात्रक पद्धति को, सुनना प्यारे बच्चों मेरी बात को, इस एमकेएस को क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड करके इसको बना दिया गया एसआई पद्धति। क्या बना दिया गया? क्या बना दिया? एसआई पद्धति। एसआई का मतलब है, एस मतलब सिस्टम फॉर, सिस्टम ऑफ भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? सिस्टम फॉर इंटरनेशनल, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी पद्धति होगी भाई? एसआई पद्धति। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? पहले अलग अलग देशों में अलग अलग चलती थी, अब उसको सिस्टम कर दिया। जो बीच वाली थी एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली, इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, आधुनिक कर दिया, और इसको एसआई पद्धति बोला, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने बनाया। किसने बनाया? अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने बनाया। इसमें क्या किया उन्होंने कहा कि पहले तो तुम क्या मानते थे, मूल मात्रा कुछ मानते थे, एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम, और बाकी सबको आप व्युत्पन्न मान लेते थे। अब इन्होंने कहा कि मैं मूल और व्युत्पन्न मात्रकों की परिभाषा अलग अलग दूंगा, और इसमें मूल मात्रक जो है कुल 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। जब अपन ऐसा ही आगे पढ़ेंगे तो ऐसा ही ने क्या कहा, यहाँ एक शॉर्ट में बता दूं, तो इसने क्या कहा, मूल मात्रक जो है वो कितने प्रकार के होंगे? 7 प्रकार के। फिर इसने कहा कि व्युत्पन्न मात्रक होंगे पूरक मात्रक। कौन से मात्रक होंगे? पूरक मात्रक होंगे, ये होंगे 2, और अन्य सारे क्या होंगे? अन्य सारे क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसने बोला, ऐसा ही सिस्टम ने क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड मूल मात्रक है वो तो होंगे 7, पूरक मात्रक होंगे 2, और अन्य जितने भी मात्रक होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। क्लियर भाई? यहाँ तक बैठो, परिभाषा लिख ली, ये टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, और यहाँ तक लिखना, सिर्फ यहाँ तक है, बाकी मैं आगे बताऊंगा। ये परिभाषा है तक ये लिख लेना, ठीक है? ये टेबल बनाओ, इधर 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 तीनों परिभाषा आ जाए। ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ये तीर मत बनाओ। इसमें मैंने तो ऐसे बना दिया, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मापा जाता है, ठीक है? इसमें पूरा लिख के इसमें मापा जाता है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना?
हो गया, लिख लिया। अब देखो क्या है, देखो एक बार इसको, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, बहुत वर्षों तक इसने कहा कि भाई सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति चली, ठीक है, क्लियर, इसने बता दी तीनों को। फिर क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम, देखो सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, क्लियर, ये किसमें लिखा हुआ है, फ्रेंच भाषा में, किसमें लिखा हुआ है, फ्रेंच भाषा में। देखो फ्रेंच थोड़ी सी इंग्लिश से अलग होगी, तो इसलिए क्या लिखा है, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, सिस्टम, अपन ने क्या बोला, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल, हिंदी में इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कैसे बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ये फ्रेंच में हो गया, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। इसे संकेत ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसा ही प्रतीकों मात्रकों उनके संकेत योजना 1971 में, किसमें, कब आई, 1971 में आई। मापतोल के महासम्मेलन, मापतोल अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति है, उसका क्या सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन हुआ, महासम्मेलन में सारे देशों के प्रतिनिधि आए, तब ये डिसाइड हुआ कि भाई अब ये ऐसा ही पद्धति कही जाएगी जो सिस्टम फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे चलेगी, क्लियर, सभी देशों के लिए ये मान्य है, क्लियर। तो 1971 में मापतोल का क्या हुआ, महासम्मेलन हुआ, किस आधार पे, अब देखो आपको पता है, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों के लिए, मात्र किसके लिए जरूरत होते हैं, वैज्ञानिक काम के लिए भी जरूरी होते हैं, तकनीकी काम के लिए, तो वैज्ञानिक तकनीकी एक चीज हो गई, औद्योगिक व्यापारिक एक चीज हो गई, ऐसे याद करना, ठीक है भाई, क्लियर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है, हेतु अनुमोदित की गई, ऐसा ही मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक में एसआई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई, किसका प्रयोग करेंगे, एसआई मात्रकों का प्रयोग ही करेंगे, इसको छोड़ो, अब इसको ऊपर देखते हैं। अब देखो, तो आप देखो भाई, लिखो एसआई मात्रक पद्धति, या मात्रकों की एसआई पद्धति, लिखो मात्र हेडिंग डालो, मात्रकों की एसआई पद्धति, लिखो 1971 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति की, 1971 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति के महासम्मेलन में वैज्ञानिक, महासम्मेलन में वैज्ञानिक, कौमा तकनीकी, कौमा औद्योगिक, कौमा व्यापारिक, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए एमकेएस, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एमकेएस एडवांस को क्या बोलते हैं हिंदी में, एडवांस को क्या बोलेंगे, आधुनिकरण बोल दो भले, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एमकेएस का आधुनिकरण कर अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का निर्माण किया गया। इसे एसआई मात्रक पद्धति भी कहते हैं, इसे एसआई मात्रक पद्धति भी कहते हैं। लिखा, समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं, जो किताब में लिखा अपन ने भाई वही किया, ठीक है, किताब तो पढ़ रहे, इससे क्या होता है, देखो अब ये पासबुक है, पासबुक वाला अलग रामायण लिखता है, किताब वाला अलग रामायण लिखता है, नोट्स में फिर अलग रामायण लिखाते हैं,
बच्चा कभी पासबुक उठाता है तो उसको अलग रामायण मिलती है, किताब उठाता है अलग, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, एनसीईआरटी को बनाया स्टैंडर्ड, ये सिलेबस है, यही चलेगा, अपने को यही आना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने क्या लिखा इसमें, लिखो इसमें 7 मूल मात्रक, इसमें 7 मूल मात्रक, कॉमा 2 पूरक मात्रक, इसमें लिखो 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक, मात्रकों को शामिल किया गया, ऐसे लिखो 2 पूरक मात्रकों को शामिल किया गया है। अन्य सभी मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है। अन्य सभी मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है। लिखो, ये टेबल बनाओ, ऐसा ही मूल राशियां एवं उनके मात्रक, हेडिंग डालो, ऐसा ही मूल राशियां एवं उनके मात्रक, इधर देखना, सुनते जाना, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाने टेबल। वीमा, इसको देखते जाना भैया, इधर मैं लिखूंगा एक टॉपिक वीमा है, क्या क्या बोला मैंने, इधर देखते जाना भी ध्यान से। मूल राशि, ठीक है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, तो क्या है, नाम, प्रतीक, भले ये मत लिखना, मात्रक लिख देना, ये क्या लिख देना, मात्रक, मात्रक, ठीक है, कौन सा मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ये लिख देना, इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या, मूल राशि, ऐसा ही मात्रक, प्रतीक और वीमा, ठीक है। परिभाषा तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो, परिभाषा कोई पूछता नहीं है, ना कोई काम की है। तो एक बार कठिन है, किताब में पढ़ी आपको लग रहा है तो आप घर पे टेबल से बना लेना बुक से, बाकी कोई परिभाषा को पूछता नहीं, समझा मैं देता हूँ पर पूछेगा कोई नहीं, ठीक है, पूछते नहीं है। अब कोई ऐसे ही सन की टीचर हो तो बता दे, बाकी पूछता कोई नहीं। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक आपको पता है क्या है, इससे एम से लिखते हैं। और इसकी वीमा मैं बता देता हूँ, वीमा होती है एम, वीमा भी क्लियर कर लूँ ना क्योंकि आगे पढ़ाना ही पड़ेगा इसलिए। द्रव्यमान, किलोग्राम, केजी, ठीक है, हाँ ये वीमा, लंबाई का एल और इसका एम, मास, ठीक है, लंबाई का एल हो जाएगा ना, लेंथ, लेंथ, ये मास, और ये टाइम, सेकेंड एस टी, ठीक है, क्लियर। फिर विद्युत धारा, ठीक है, एम्पियर मात्रक है, ए प्रतीक है, और वीमा भी इसको ए ही लिखते हैं, क्लियर भाई। अब आ जाते हैं आगे, ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। देखो ऐसा ही मात्रक केल्विन है, ऐसा ही मात्रक क्या है, बात में डिग्री सेंटीग्रेड अपन लेते हैं पर वो ऐसा ही नहीं है, लेते तो वो भी है पर वो ऐसा ही नहीं है। जब भी ऐसा ही की बात आएगी तो कौन सा आएगा, केल्विन, केल्विन का के, इसकी वीमा भी क्या रहेगी, के, ठीक है। अब आ जाओ पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री आ गई, देखो ये तक तो लगभग फिजिक्स चलती है, ठीक है। अब पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री आ गई, थोड़ी सी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी, इसलिए तो क्या है, मोल, इसकी विमा ऐसे मोल में, ऐसे मोल ही लिखते हैं, और इसका विमीय चिन्ह भी क्या लिखते हैं, मोल ही लिखते हैं। अरे बात आ रही समझ में, इसका कभी काम पड़ता नहीं है, इतना इतना अपने आ जाएगा ना, MLT और A इतना आ गया ना, बहुत है, आगे अपने काम ही नहीं पड़ेगा। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। और तीव्रता, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, CD, ज्योति तीव्रता क्या है, कैंडेला, क्या मात्रक है, CD, कैंडेला का CD दिख रहा है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कैंडेला, ठीक है, तो CD कैंडेला, ज्योति तीव्रता। अब ये कहाँ काम आता है वो बता देता हूँ, और इसका भी बीमा क्या रहेगी, CD, ये काम आते नहीं इसलिए वही इनके जो मात्रक है वही इनके बीमा में काम आ जाते हैं।
वैसे इनका कोई यूज रहता नहीं, बहुत कम, रेयर। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से तुम लोग। ज्योति तीव्रता बताऊं, सबसे पहले तो ज्योति तीव्रता बता देता हूं, क्योंकि ज्योति तीव्रता आज पहली और अंतिम बार है। इसके बाद कभी चर्चा नहीं करेंगे अपन ज्योति तीव्रता की, पूरी 11th पूरी 12th पूरी IIT पूरी नीट में कहीं नहीं करेंगे। ज्योति तीव्रता होती क्या है? ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश में अगर देखें तो क्या कहेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, आपको समझ में आ रहा है? ल्यूमिनस का मतलब ज्योति। जैसे ये जो अपने प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो होता है, जैसे अपन कैमरा खरीदते हैं तो क्या देख के खरीदते हैं? कितने पिक्सल का कैमरा है ना भाई? बात पहले शुरू शुरू में जब कैमरे आते थे तो VGA कैमरे आते थे, फिर कैमरे हुए 1.3, फिर 2 मेगापिक्सल, फिर 5, फिर 10, फिर 16, फिर 48 मेगापिक्सल बढ़ते गए, क्वालिटी बढ़ती गई कैमरे की, बड़ी नहीं बढ़ी पर पिक्सल बढ़ते गए। तो ये क्वालिटी है, पिक्सल बताता है क्या? कैमरे की क्वालिटी, मेगापिक्सल। वैसे ही ज्योति तीव्रता जो है प्रोजेक्टर की क्वालिटी बताता है, कि प्रोजेक्टर की जितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी अच्छी होगी, बात है समझ, ज्योति की तीव्रता जितनी अच्छी होगी उतना क्लियर पर्दे पे अपने को इमेज दिखेगा। आपको पता है सिनेमा हॉल वाला प्रोजेक्टर होता है कितना क्वालिटी का होता है कि नहीं होता? नॉर्मल अपन घर में खरीदते हैं 5-6 हज़ार का, वो कितना रद्दी होता है। 20-25 हज़ार खरीदेंगे तो एक ठीक होता है। बात है समझ में? तो जैसा पैसा वैसा उसकी इंटेंसिटी। तो ये प्रोजेक्टर से रिलेटेड है। किससे? प्रोजेक्टर से रिलेटेड। जब प्रोजेक्टर के ऊपर आप मार्किंग देखते हो तो वहाँ आपको दिख जाएगा। क्लियर? अपने काम का नहीं है, आज के बाद इसको कभी जिक्र नहीं करेंगे अपन, कभी जिक्र नहीं करेंगे, आज फर्स्ट और लास्ट है। अब बात करते हैं लंबाई। तो देखो ये इसकी परिभाषा है, एक एक बार रीडिंग लगा लेंगे, इसको समझेंगे, ज़्यादा अपने को लोड और ज़्यादा लंबा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को। अब मीटर की परिभाषा है, ठीक है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के कितने इतने हिस्से के समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। किसमें? 1 सेकेंड का इतवा हिस्सा, सुनना, 1 सेकेंड का इतवा हिस्सा, ठीक है? 1 सेकेंड के इतने हिस्से में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है। तो अपने को पता है भाई कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितना तय करता है। इसको अब मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ, इसका तरीका नहीं, मेरा तरीका देखना, अभी समझ में आ जाए। अच्छा सर ये कहना चाहता था, किताब की एक एक लाइन समझ में आएगी, ध्यान रखना। तू उधर आजा भाई, उधर बैठ जा, पीछे आराम से दिखेगा। क्लियर? तो अपन बात करें D इक्वल्स टू टीवी, सबको पता है ये पता है आपको? D इक्वल्स टू टीवी, ठीक है? उसने क्या कहा? उसने कहा प्रकाश का वेग, किसका? प्रकाश का वेग, ठीक है? तो उसने कहा सुनना, D बराबर ये सेकंड, या मैं इसको ऐसा कहूँ, इसको ऐसे नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? तो आप कहोगे सर 3 × 10⁸ मीटर करता है। मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो आप कहोगे सर प्रकाश का वेग तो पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि प्रति सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर तय करता है, ये आपने सही लिखा है। मान रहे हो सही लिखा है मैंने? तसल्ली है भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर दूरी कितने सेकंड में तय करेगा? तो आप कहोगे सर 1/3 × 10⁸ भाग में 1 सेकंड के इतने भाग में वो 1 मीटर की दूरी तय करेगा। तो अपने को तो चाहिए क्या? 1 मीटर की परिभाषा तो चाहिए। तो क्या हुआ? 1 सेकंड बटा 3 × 10⁸। अब उसने 3 × 10⁸ को ऐसे लिख दिया। अरे 3 × 10⁸ को ऐसे लिख दिया ना, हिसाब लगाओ, लगभग इसको करो राउंड ऑफ। तो अगर इसको 3 कर देंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे होंगे कि नहीं होंगे यार? अरे समझ में आया कि नहीं आया? उसने उसको एग्जैक्ट लिखा है। दो अपन एग्जैक्ट क्यों लिखा? अपन ये भी बना सकते हैं परिभाषा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? बैठा दिमाग में? क्लियर? और रटने वाले बच्चों से पूछ लेना, वो रटेंगे यार ये ऐसा सब होता है। क्लियर? समझने वाले को पता है कि अपन अप्रोक्सीमेट करके भी आसान बना सकते हैं चीजों को। तो अपन ने बना लिया ना, 1 सेकंड में इतना मीटर, तो 1 मीटर में बट्टा आ जाएगा इधर, खत्म बात। चलो भाई एक निपटा दिया अपन ने। द्रव्यमान की बात करें, आया समझ में? यहाँ तक बैठा कि नहीं बैठा? दिमाग में बैठना चाहिए भाई, है? चीजें किताब के अंदर की चीजें अपने को समझ में नहीं आ रही और अपन
दुनियादारी की दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं पासबुकों से, तो किताब के अंदर की तो करें पहले। ये तो आपको ही पता है, 10वीं में आप पढ़ते थे तो किताब के अंदर से आता था जो आता था, तो आएगा किताब के अंदर से, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा। अब देखो भाई, किलोग्राम, फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस, सेवरिस कोई स्थान होगा, तो फ्रांस के पास पेरिस और पेरिस के पास क्या है, फ्रांस में पेरिस और पेरिस में सेवरिस, कोई जगह होगी, हमने क्या मतलब। अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय माप तोल कोई ब्यूरो है, ठीक है भाई। अपन गए यहाँ से कहाँ गए, पेरिस, ठीक है, क्लियर। फ्रांस आपको पता है, अब 10वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रांस में क्या है, पेरिस है, और पेरिस में सेवरिस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के सिलेंडर, रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। अब हुआ क्या, विश्व स्तर पे सब लोग बैठे, तो बोलो यार 1 किलो किसको माने, तो फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो क्या काम करते थे, पेरिस के सेवरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है उनका, वहाँ बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि यार 1 किलो मानना है, 1 किलो किसको माने, तो फ्रांस वाले उन वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो हमारे वो लैब है ना, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, उसके अंदर कुछ सिलेंडर पड़े, ठीक है, इस सिलेंडर को आप 1 किलो मान लो। भाई अगर मैं होता तो मैं ये रिमोट लेके चला जाता, मैं कहता भाई इस रिमोट को 1 किलो मान लो, सही है, राय रखनी है, मैंने रख दी, उन्होंने मान ली, सही है बात, नहीं बात है, क्लियर, किसी ने तो राय रखी होगी, तो यही बात है। उन्होंने कहा कि ये जो है इसको कितना मान लेता है, 1 किलो, ये सिलेंडर है, ये 1 किलो के आसपास है, तो इसको 1 किलो मान लो, तो फिर उसको क्या था, 1 किलो मान लिया गया, उसका वजन 1 किलो, बात समझ में, तो कितना, उस द्रव्यमान का वजन कितना है, 1 किलोग्राम के बराबर है, और कब से मान्य है, 1889, क्लियर। ये वही दौर है, गांधी जी का दौर, ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ठीक है। गांधी जी थे ना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, क्लियर, उसी दौरान की बात है, ठीक है, तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये कब आया, 1983, मतलब ये तो अभी से मान्य हुआ 1983, मतलब ये अभी की बात है, ठीक है, ये उससे 100 साल पहले की बात है। अब बात करते हैं समय, किसकी बात करें, समय की बात, समझ में आ रहा है ना बेटा भाई, क्लियर। अब समय की बात करें तो 1 सेकंड, अब देखो जब नोट्स लिखाते हैं ना, तब ये कोई नहीं लिखाता, और लिखा भी देता है तो बच्चा रटता है, कंफ्यूज होता है, अब इससे अपने समझ लिया, किताब में पढ़ा ही है, परिभाषा कोई पूछेगा नहीं। अब 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजीएम, सुनना, 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर, अब देखो आप 11वीं में नए नए आए हो, भाषा बड़ी कठिन है, ये एक्चुअली क्या, अभी एक बार आता क्यों नहीं पेपर में ये भी बता दूं, ये अभी सिर्फ आपको जानकारी के लिए, रीडिंग लगाने के लिए, जैसे जैसे इनके चैप्टर आते जाएंगे इनका एक्सप्लेनेशन और बढ़ता जाएगा, तब जब मान के चलो द्रव्यमान लंबाई का कोई चैप्टर आ गया तो आप पढ़ लोगे, अच्छा ये होता है, द्रव्यमान का कोई चैप्टर आ गया तो आपने देखा तब ये होता है, समय का कोई ऐसा चैप्टर आ गया जिसमें समय को ये परिभाषा एक्सप्लेन होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे तब तक ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे अपन विमाएँ पढ़ेंगे, विमाएँ किसकी पढ़ेंगे, अपन 11वीं और 12वीं की पूरी विमाएँ पढ़ेंगे, बात आ रही समझ में, फिर 12वीं की थोड़ी कम पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे विमा में, मतलब क्या है, 11वीं 12वीं पूरी। अब आप आए हो नए नए 11वीं में, अब आपको 10वें चैप्टर में जो विमा है वो भी पढ़नी है, अरे आप तो दूसरे चैप्टर में बैठे हो, 10वें कैसे पढ़ोगे, देखो लॉजिकल बात है, लेकिन उनकी राय है कि भाई क्या होता है, विमा वाला चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद एक बार वापस पढ़ना होता है, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो सीजीएम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तद अनुरूपी विकिरण के आवर्त कालों के बराबर है। अब इसने क्या बताया, 1 सेकंड कितने आवर्त कालों के बराबर है, ये 1967 से मान्य है, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा, मान लो, अब क्या हुआ होगा मैं बताऊं, सीजीएम 133 है, क्लियर, 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजीएम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण। अब देखो मान लो सीजीएम है, ठीक है, मान के चलो यहाँ से निम्नतम, निम्नतम ऊर्जा स्तर ये दोनों, और यहाँ से यहाँ तक कोई अगर आता है इलेक्ट्रॉन मान लो निम्नतम ऊर्जा स्तर में, तो कितना समय लगता है, 1 सेकंड, ऐसा मान लिया गया, समझ में आया। सीजीएम 133 के जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उसमें नीचे के जो दो स्तर है, उसमें ऊपर वाले से जब नीचे वाले में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो उसमें कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है, ऐसा माना गया।
तो दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण मतलब कूदना तदनुविकरण के आवर्तकालों के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेकंड समय लगता है और जो 1 सेकंड समय लगता है वो इतने आवर्तकालों के बराबर है। बात आ रही समझ में? क्लियर? बस अब आता है विद्युत धारा। ठीक है, अब ये संख्या है, इसको याद रखना नहीं तो बस संक्रमण में 1 सेकंड का समय लगता है, इतना ध्यान रखना। और ये जो 1 सेकंड का समय है इतने आवर्तकालों के बराबर है, 1 2 4 6 8 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, चलो विद्युत धारा, अगला क्या है? विद्युत धारा एम्पियर, करंट जो घर में आता है। ठीक, ये परिभाषा है, ये तो आराम से एक सूत्र है उससे होती है, सूत्र मैं बता देता हूँ आपको। ए बराबर म्यू नॉट इन बट्टा 4 पाई, देखो 12वीं का सूत्र है और अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है। ये एक सूत्र है। ठीक है, दो तारों के बीच बल का एक सूत्र है, दो तारे हैं जिनमें धारा बह रही है, दो तारे हैं जिनमें धारा बह रही है, और जब दो तारों में धारा बहती है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, जब दो तारे हैं उनमें धारा बहती है, जब दो तारों में धारा बहती है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है, जैसे दो आवेश होते हैं ना, प्लस माइनस, प्लस होता है माइनस, उनमें बल लगता है। तो अगर मान के चलो एक ये तार है और इसके पास में एक दूसरी तार होती है, उसमें भी धारा बह रही होती, तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता। ठीक है, क्लियर? 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, और स्टेट का प्रयोग पढ़ा? अरे नहीं पढ़ा आपने, एक सुई थी जो करंट बहते इधर उधर होती थी, 10वीं में आपने पढ़ा ही नहीं? अच्छा, आपके हटा दिया था, हाँ हाँ हाँ, आपने हटा दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो हटा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, तो दो तारे हैं, अब सुन लो मेरी बात, मैं जो बता रहा हूँ। दो तारे हैं, अगर उनमें धारा बहेगी तो धारा की दिशा के आधार पर उन पर बल लगता है, या आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। 12वीं का टॉपिक है, अपना टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं सूत्र से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रति एकांक तार है, तो तार की तो लंबाई कितनी भी हो सकती है, तो इसका क्या है, प्रति एकांक एल, एफ बटा एल, प्रति एकांक लंबाई का बल जो है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2 I1 I2 बट्टा डी होता है। क्लियर? ये सूत्र है, सुनिएगा ध्यान से। अब अब क्या है सुनिएगा, एक एम्पियर की परिभाषा बनानी, किसकी? एक एम्पियर की। ठीक है, तो देखना, अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे कोई जगह करूं, यहां करता हूं। एफ, सुनते जाना, बट्टा 1 मीटर कर दो, सुनते जाना। इसका मात्रक का मान होता है 10 की घात -7, कितना होता है? -7 होता है। 2, इसको मैं कर दूं 1 एम्पियर और इसको कर दूं 1 एम्पियर, और तारें कितनी दूरी पर रखी हुई है? 1 मीटर। क्लियर? सबको मैंने एक एक कर दिया, मात्रक है वो तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा सबको मैंने एक एक कर दिया बल के अलावा। ठीक है, अब सुनते जाना। क्लियर? अब परिभाषा आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। क्या है? 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 की घात 7, 2 इंटू, अरे आया कि नहीं आया समझ में? 2 इंटू 10 की घात 7 न्यूटन का बल लगता है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखी दो तारों में बह रही है। ठीक है, और उन दोनों तारों के मध्य एक दूसरे के कारण एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है वो 2 इंटू 10 की घात -7 लग रहा है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? ये देख लो, किताब में है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइन टू लाइन। अब कुछ लोग छोड़ा देते हैं कि ये काम का नहीं है, तो भाई अपने को किताब के अंदर का काम का हो नहीं हो, किताब के अंदर की हर एक चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर काम का नहीं होता तो वो देता भी नहीं। हाँ, पेपर में नहीं आएगा लेकिन बच्चों को नॉलेज होना चाहिए इसका। क्लियर भाई यहाँ तक? अब आते हैं ताप। क्लियर? अब आते हैं ताप क्या है? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। क्या बोला? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को कितना कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं।
ठीक है। अब मैं अगर इसको मेरी लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं इसको समझाता हूँ मेरी लैंग्वेज में, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जगह नहीं है, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, जल का त्रिक बिंदु, जल का कौन सा, ठीक है। जल का त्रिक बिंदु आपको याद रखना 273 पॉइंट, त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन, कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं, यह वह अवस्था है जब जल की तीनों अवस्थाएं एक साथ होती है। त्रिक बिंदु तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी? तीनों अवस्थाएं इस टेम्परेचर पे, ठीक है। जल की तीनों अवस्थाएं क्या होती है, एक साथ होती है। क्लियर है? उसका कितना मान है? 273.16 केल्विन, ठीक है। क्लियर भाई? चलो बहुत बढ़िया। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो टी बराबर, अरे कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, ये जैसलमेर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब टाइम पास पढ़ रहे हैं। अब देखना 273.16 के ताप इतना हो गया, तो क्या एक केल्विन कितना है, तो ताप बट्टे में चला जाएगा 273.16, और इधर क्या बचेगा, एक केल्विन। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? ताप का मैं इसको बोल सकता हूँ, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इंटू 1/273.16 बोल सकता हूँ। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो ताप का 1/273.16 भाग एक केल्विन कहलाता है। त्रिक बिंदु ताप का, त्रिक बिंदु ताप का, त्रिक बिंदु का ताप है ना, तो त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 भाग एक केल्विन कहलाता है। अब परिभाषा पढ़ो, अब पढ़ो। अरे आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को एक केल्विन कहते हैं। अरे आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है। चलो अब है ना, आप क्या करना, इसके जो शॉर्ट में मैंने फॉर्मूले वगैरह बताया है ना, वो अगर पीछे जगह हो ना तो यहाँ यहाँ डाल देना, ताकि आप जब किताब से पढ़ोगे ना, क्योंकि आपको किताब में फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, जैसे इसका मैंने ये फॉर्मूला बताया तो ये और वो दो चीज़ें डाल देना, इसका है शॉर्ट में पीछे डाल देना। ये परिभाषा लिखने के कंपेयर में ये थोड़ा डालोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा भाई, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा अपन देखें, एक मोल, क्या बोला अपन ने, एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी मूल सत्ताएं होती है जितनी जीरो, इसको छोड़ो, 12 ग्राम, किसमें, 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। क्लियर? क्या है, एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सत्ता है, क्या बोला, उतनी ही मूल सत्ताएं हैं होती है जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की घात 23। अरे क्लियर? एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की घात 23। ऐसे याद रखना, 23 23, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। -23 कभी संख्या आए और आप लिखो -23, -23 का मतलब समझते हो, बहुत एक एक भी नहीं है वो पूरा, कॉमन सेंस, कहाँ माइनस कहाँ प्लस ये आपका दिमाग बताएगा और कोई नहीं बताएगा। कभी बच्चे का आता है 6.023 इंटू 10 की घात -23 लिख लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज होता है माइनस का था कि प्लस का था। अरे कॉमन सेंस है, जब संख्या है तो एक से ज्यादा ही होगी, तो क्या होगी, 23 ही होगा। -23 कर दिया मतलब बहुत छोटा भाग, एक का भी बहुत टुकड़ा हो गया हो तो, ठीक है ना। तो इतने होते हैं, तो इतने उसने कहा कि भाई एक मोल में इतने कण होते हैं, ठीक है, किसमें भाई, एक मोल में, ठीक है। तो अपने को पता है, सुनना, कार्बन 12 जो होता है ना, कार्बन 12, इसके 12 ग्राम में, कितने ग्राम में, 12 ग्राम में भी कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। अरे एक बात आ रही समझ में, तो वो कितना बन जाता है, एक मोल बन जाता है। फिर भाई उसने कहा एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी मूल सत्ताएं होती है, मूल सत्ताएं या संख्या है, कणों की संख्या है, मूल सत्ता मतलब उतनी ही कणों की संख्या होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में होती है। अरे क्लियर?
12 ग्राम कार्बन 12, ये इस किलो लिखा हुआ ना, इसको 12 ग्राम कर देना। क्लियर? तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम में होगी? 16 ग्राम में। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, इसलिए उसका 16 ग्राम, जितना जितना उसका परमाणु भार होगा उतना ग्राम कर देना, लगभग वही आंसर होता है। ठीक है, पर इसमें स्टैंडर्ड किसको माना गया है? कार्बन 12 को। तो कार्बन 12 है, इसका मतलब 12 क्या है? उसका परमाणु भार है। समझो, मतलब भार क्या होता है बताओ, आपने पढ़े परमाणु भार क्या होता है बताओ? परमाणु भार पढ़े हो ना आप? परमाणु भार क्या होता है? बताओ बताओ, भूल गए छुट्टियों में सब? परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अरे यार तुम भूल गए, सब पूरा याद दिलाना पड़ेगा। जेड, ए टू जेड होता है पहले तो कोई परमाणु, कैसा होता है? ए टू जेड, ये याद रखोगे। जेड उसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? ये होता है परमाणु भार, क्या होता है? परमाणु। और ये होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है? क्रमांक। ठीक है, भार मतलब ऑल, और ऑल कितना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे जो ए होता है वो परमाणु भार होता है, और वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो होता है। क्लियर? और जेड होता है परमाणु क्रमांक, और वो क्या, किसकी संख्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। किसकी संख्या होता है? हर चीज आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतना परमाणु क्रमांक होगा। अगर किसी पदार्थ में प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं किसी तत्व में, तो पदार्थ भी चेंज हो जाता है। बात आ रही समझ में? अपन हम 12वीं में पढ़ेंगे। मान के चलो अपन ने किसी में अटैक कराया, यूरेनियम पे अटैक कराते हैं, मान के चलो यूरेनियम बम बनाते हैं तब अटैक कराते हैं, मान के चलो उसमें से हीलियम निकल गया, तो पीछे मान के चलो थोरियम बच गया, तो यूरेनियम से थोरियम बना कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि उसका नाभिक ही चेंज कर दिया अपन ने। बात आ रही समझ में? तो प्रोटॉनों की संख्या ही जेड होता है, और यही परमाणु क्रमांक होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो परमाणु भार होते हैं उसको ए से लिखते हैं। क्लियर? ये याद रखना, ठीक है? क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता, ये तो फालतू की चीज है, इसका कोई मतलब भी नहीं है ना अपने को उसके आगे पढ़ना। ठीक है, तो इसको जो भी मैंने बताया वो नोट कर लो। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।